आज बहुत ही अहम खबरें हैं। एक तो डीजी आईएसपीआर का जो डिपार्टमेंट है उसने एक नया गाना रिलीज़ किया है, दुश्मना सुन, जिसमें सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स हैं या सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, जो तनकीद होती है, उनके लिए ज़मीन तंग करने की धमकी उस गाने में अदा कर दी गई है। इसके अलावा भी कुछ नौजवानों पर अब फ़ौजी मशक़ें जो हैं वो की जा रही हैं, या नौजवानों की फ़ौजी मशक़ें करवाई जा रही हैं। वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारी इस व्लॉग में इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं जिन पर हमने तज्ज़िया करना है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अडयाला जेल, जहां पर कल इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई। खबर तो कल ही आ गई थी, ट्वीट भी उनका आ गया था, लेकिन हम चाहते थे कि जो लोग उनसे मिले उनसे हमारी बातचीत हो, हमें फ़र्स्ट हैंड पता चले, इसलिए पिछले व्लॉग में ये खबर नहीं रखी थी। अभी आपके सामने ये खबर रख रहे हैं। तो एक तो इमरान खान साहब बिल्कुल माशाल्लाह, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो अपनी उनकी रूटीन नॉर्मल है एक्सरसाइज की और तमाम चीज़ों की, और वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल अच्छी सेहत में है। तो जो आपने देखा कि पिछले दिनों कुछ टाउट सहाफ़ी जो मिलिट्री के बहुत करीब थे, हमने वो ख़बर भी ऐड की थी व्लॉग में, और आपको फिर मजबूरी भी बताई थी कि ना हम उसको रिजेक्ट कर सकते होते हैं, ना एक्सेप्ट कर सकते होते हैं, ना वो खबर दे पाते हैं, ना दे पाते हैं, आप फिर परेशान होते हैं। और पूरी तफसील मैंने आपको बताई थी कि क्यों नहीं दे पाते और क्यों उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाते। आज तकरीबन वो चीज़ खुलकर सामने आ गई कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने खुद से वो खबर दिलवाई, और ज़ाहिर है उसमें आईएसआई इन्वॉल्व होगी, आईएसपीआर का इदारा इन्वॉल्व होगा। ये खबर दिलवाई टाउट सहाफ़ियों से कि इमरान खान बेहोश हो गए, गिर गए, और उसके बाद फिर वही खबर फीड की गई महर शराफत अली। ज़ाहिर है उनकी बैड इंटेंशन नहीं थी। आज उन्होंने एक माजरत का ट्वीट भी किया। इससे पहले याद कीजिए कासिम सूरी साहब को भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन फीड की थी, और उन्होंने भी गुड फेथ में वो ट्वीट किया था। अब इस दफ़ा महर शराफत को इस्तेमाल किया गया इस काम के लिए। ज़ाहिर है महर शराफत की भी बैड इंटेंशन नहीं थी, उनको भी मिस फीड किया गया। इन दोस्तों की, दोनों दोस्तों की आप ये कह लें कि जो ओवरलुक किया इन्होंने, वो यही था कि इन्होंने ट्रस्ट किया अपने सोर्स के ऊपर, लेकिन जाहिर है इनका सोर्स कंप्रोमाइज़ था। वो जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन या फसाद फैलाना चाहता था कि इमरान खान साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और वो बेहोश हो गए हैं, या उनके ऊपर बहुत ज़मीन वहाँ तंग कर दी गई है और उनकी सेहत बहुत ख़राब है। मैंने उस दिन भी आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारी सिचुएशन बहुत टाइट हो जाती है जब ऐसी खबर आती है। अगर हम उस पर कमेंट ना करें तो आप सोचते हैं हमने कमेंट नहीं किया, अगर हम करें तो ज़ाहिर है हमारे पास हतमी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जब तक कि इमरान खान साहब की फैमिली, जैसे कि उनकी हमशीरा अलीमा खानम साहबा या उनकी दूसरी बहनें या उनके वकला मिलकर अंदर से कोई बात ना बताएं, तो अमूमी तौर पर ये चीज़ें गलत फीड होती हैं। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि जब ऐसी खबरें ये जानबूझकर फैलाते हैं तो सब्र का दामन हाथ में रखा कीजिए। मुश्किल वक्त है, ज़ाहिर है इसमें ये भी नहीं कह सकते होते जब ये खबर आती है तो कोई भी हौसला करके ये भी नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल झूठ है, हालांकि पता होता है कि ये खबर झूठ है, लेकिन कह इसलिए नहीं सकते होते उस वक्त कि इनका क्या पता कब इन्होंने क्या कर देना है। तो इसलिए जो अगर कोई कह देगा कि ये झूठ है तो बाद में हम लोग जितने जज्बाती हैं, आपको तो पता है, हमने कहना है कि ये देखिए एक खान साहब की तबीयत असल में ख़राब थी, इन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर झूठ बोला कि वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए हर शख्स जो है वो बहुत ही एहतियात का दामन हाथ में रखता है और रखना चाहिए भी। तो जिन दोस्तों से माजी में या इस दफ़ा कोताही हुई है, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आइंदा आपने, ज़ाहिर है मैंने दोबारा कहा कि वो गुड फेथ में ये कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जज्बात को काबू रख के और इस तरह की खबर आगे नहीं देनी। बाकी इमरान खान साहब ने दोबारा से अपने ट्वीट में बताया है कि उनको उनकी बीवी से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनके बेटों से बहरहाल बात करवाई गई है, और उन्होंने बताया कि जेल को एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। और जाहिर है उन्होंने पिछली दफ़ा बताया था कि जो भी कर रहे हैं वो जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री कर रहे हैं, और जाहिर है कर्नल को अहकामात वहाँ से डायरेक्ट आते हैं। फिर उन्होंने इसी ट्वीट के आखिर पर शेर अफजल मरवत साहब को भी पार्टी से फारिग करने की वजह बताई कि उनको बार बार मना किया गया कि वो पार्टी का डिसिप्लिन ना तोड़ें, वो बाज नहीं आए, इसलिए उनको फारिग किया गया। और उन्होंने एक हतमी लाइन भी दी कि जिसको फारिग कर दिया उसको वापस अब पार्टी में नहीं लेना। तो फिलहाल जो नज़र आ रहा है उसमें वाजे हो गया कि शेर अफजल मरवत के ऊपर पार्टी के दरवाजे अब आखिरकार खान साहब ने बंद कर दिए। इस चीज़ का मैं खुद भी गवाह हूं कि उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को बहुत सारे चांसेस दिए और उनको बहुत बार समझाया कि पार्टी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको समझिए और ऐसे बयानात ना दीजिए। खान साहब कभी भी इस चीज़ पर नहीं रोकते कि आप फ़लाँ पर तनकीद ना करें, फ़लाँ से बात ना करें। कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं इंटरनल, ये पॉलिटिक्स के अंदर ये रूटीन की बात है, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि ऐसी लाइन मत लीजिए जिससे ओवरऑल पार्टी का नुकसान हो। मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत साहब को रुकना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं रुके ये तज्जिया मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि इतना बेवकूफ़ कोई शख्स भी नहीं होता कि उसको उसका लीडर कहे कि आप ये काम ना करें और फिर भी वो रिपीटेडली वही
वही काम करता जाए और वो काम वाज़े तौर पर नज़र आ रहा हो कि पार्टी को उसका नुकसान हो रहा है और वो काम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को उसका फ़ायदा हो रहा है, जनरल आसिम मुनीर साहब और दूसरे जनरल्स को उसका फ़ायदा हो रहा है, और बंदा वही काम रिपीटेडली करता जाए तो फिर ज़ाहिर है उस पर सवालात उठते हैं। तो आई लीव दैट टू योर इमेजिनेशन कि ये उन्होंने क्यों बार बार किया, ऐसी गलतियाँ क्यों की। अब हम आगे चलते हैं। अगली खबर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही तशवीशनाक भी है। डीजी आईएसपीआर साहब का जो महकमा है आईएसपीआर, उन्होंने एक नया नगमा, एक नया गाना जारी किया है, दुश्मना सुन। उस गाने के अंदर एक जगह पर बहुत ही खतरनाक मैसेजिंग है। उस जगह पर डिजिटल टेररिज्म पहले दिखाया गया, जो पीटीआई के वॉलंटियर्स को सोशल मीडिया पर जो आम पाकिस्तानी नौजवान हैं उनको कहा जाता है, और किसी निचले लेवल से नहीं कहा जाता। डीजी आईएसपीआर भी मुतद्दद बार उन्हें कह चुके हैं, आर्मी चीफ भी उन्हें मुतद्दद बार ये कह चुके हैं, और फिर जो उनके टाउट हैं मिलिट्री जर्नल्स के मीडिया के अंदर, वो भी ये बात बार बार कह चुके हैं। तो उनको मैसेज ये दिया गया है कि जो डिजिटल टेररिज्म है उन पर हम जमीन तंग कर देंगे। जी हाँ, क्या मैसेज दिया गया ये जरा सुनिए। सौद भी करेगा जो मेरी तू इस जमीन पे, कसम है रब पाक की जमीन तुझ पे तंग है। सुन लिया आपने, वाजे तौर पर यह कहा गया कि आप पर जमीन तंग कर देंगे। जमीन तंग करने का मतलब होता है कत्ल कर देना। ये आपको पता है कि एक एक्सप्रेशन है, जब हम कहें किसी को कि जमीन आप पर तंग कर देंगे तो उसका मतलब यही होता है कि आपको कत्ल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, आपके लिए जीना मुश्किल कर देंगे। और फिर इस वीडियो के अंदर भी फुटेज में बाकायदा डिजिटल टेररिज्म दिखाया गया लिखा हुआ। उसके बाद यूट्यूब की, ट्विटर की, फेसबुक की जो है वो लोगोस दिखाए गए, और उसके बाद मिसाइल मारकर एक बिल्डिंग को तबाह करते हुए दिखाया गया। मतलब कि वो तमाम मैसेज जो है उसको पिक्टोरियल भी कर दिया गया, उसका वीडियो एक्सप्रेशन भी दे दिया गया कि आप पर ज़मीन इस तरह से तंग की जाएगी। ये बहुत ही ख़तरनाक मैसेज है। इससे तो लगता ये है कि हमने ना होश के नाखून लेने हैं, ना हमने कुछ सीखना है, ना समझना है, ना हमने अपनी कोर्स करेक्शन करनी है। लेकिन फिर समझ आती है कि क्यों करें हम कोर्स करेक्शन। सच्चे भी तो है, सोशल मीडिया ने पहली दफ़ा इलेक्शन में मिलिट्री जर्नल्स को बदतरीन शिकस्त दी। 70 साल में कम अज़ कम इन्होंने ये इमेज बना रखा था कि जिसको हम चाहते हैं बना देते हैं, जिसको चाहते हैं बर्बाद कर देते हैं, जिसको हम चाहते हैं वो जीतता है, जिसको हम चाहते हैं वो फना हो जाता है। यही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पुराना वतीरा भी था और एक इमेज भी उन्होंने बनाया हुआ था। ये इलेक्शन में 8 फरवरी को सोशल मीडिया ने मलियामेट कर दिया, और जाहिर है उसमें पाकिस्तानी आवाम भी थी, माएँ बहनें सब लोग शामिल थे, लेकिन सोशल मीडिया उसमें हरावल दस्ते में था। फिर सोशल मीडिया ने बयानिए की जंग में मिलिट्री जर्नल्स के बयानिए को शिकस्त दे दी। फिर सोशल मीडिया ने जो रेड लाइन लगाई गई थी इमरान खान पर, उसको मिटाकर दिखाया, और आज हर तरफ इमरान खान ही है सिर्फ, बल्कि अब तो इस्टेब्लिशमेंट को भी बार बार उन्हीं के बारे में बात करनी पड़ती है। सोशल मीडिया ने हर झूठ को, हर झूठे बयानिए को, हर वो इद्दत निकाह के केस के मामले पे हो, वो अलकादर ट्रस्ट केस हो, वो तोशाखाना केस हो, वो मरियम नवाज़ का झूठा इमेज हो, वो चोलिस्तान का मामला हो, वो मेला मवेशियाँ हो, या और दूसरे मामला लम्स के हों या दूसरे हों, सोशल मीडिया ने हर झूठ को जो है वो एक्सपोज कर दिया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया ही आपको बताता है कि कैसे चोलिस्तान के जो किसान हैं उनकी ज़मीन अब हथिया रहे हैं मिलिट्री जर्नल्स जो टॉप के हैं, और कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन हमने आबाद करनी है, हमने वहाँ पर काश्तकारी करनी है, और उनसे उनकी ज़मीन ली जा रही है। सोशल मीडिया कश्मीर पर सवाल करता है, सोशल मीडिया बलूचिस्तान पर सवाल करता है, सोशल मीडिया रिटायरमेंट पैकेज पर सवाल करता है, सोशल मीडिया ये सवाल करता है कि क्यों जो मिलिट्री के टॉप के ऑफिसर्स रिटायर्ड होंगे, क्यों उनको 6000 सीसी की 2 गाड़ियां जो हैं बगैर टैक्स के इंपोर्ट करने की इजाज़त है, क्यों वो 15 करोड़ रुपए की या 20 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगेगी। ये सवाल पाकिस्तान में पहले नहीं होते थे, अब सोशल मीडिया ये सवालात करता है। सोशल मीडिया बजट पर सवाल करता है, सोशल मीडिया जो है फॉरेन पॉलिसी पर सवाल करता है, सोशल मीडिया सवाल करता है कि जब हिंदुस्तान ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में आकर मारा, गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है, आप खामोश क्यों हैं। सोशल मीडिया जो है वो सवाल करता है कि हमने अफगानिस्तान से नई जंग क्यों लड़नी है। सोशल मीडिया सवाल करता है कि हम क्यों जिन जगहों पर हमारी प्रायोरिटीज़ वहाँ पर डिफरेंट होनी चाहिए, बातचीत की होनी चाहिए, वहाँ पर हम जंगें क्यों शुरू करना चाहते हैं। मतलब कि सोशल मीडिया हर तरह के सवाल करता है। जो सवालात मायूब समझे जाते थे और पहले वो फॉर ग्रांटेड थे, वो अब सोशल मीडिया नहीं देता। और जो आप नैरेटिव पहले बेच देते थे, जो आपका मंजन बेचने को दिल करता था, सारी अखबारें चुप करके छापती थी। जैसे कल बल्कि परसों मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का, कल ही, परसों नहीं बल्कि कल सुबह के अखबारात में मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की तारीफ़ों पर आपने सब कुछ छुपवाया। ये अखबार में तो मुमकिन है, सोशल मीडिया ने आपको शिकस्त दे दी है। तो आपका वाकई उनको दुश्मन कहना और उन पर ज़मीन तंग कर देने की धमकी आपकी समझ आती है। अच्छा जी, ये तो हो गई एक साइड। अब आपको मैं बताता हूँ एक और स्ट्रैटेजी भी बन रही है।
जो इस टाइम एक्टिव है। एक तो आपने देखा, आपको हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और उसके अलावा भी जनरल्स की एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह फैसला किया गया था कि आर्मी चीफ और दूसरे जनरल्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं, उन्होंने जाकर नौजवानों को, स्टूडेंट्स को खुसूसी तौर पर उनसे इंटरेक्ट करना है, खिताब करना है और उन्हें इमरान खान के सहर से आज़ाद करवाना है। सिर्फ यही नहीं, एक और पॉलिसी भी है, और वो पॉलिसी ये है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को आर्मी के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका दौरा करवाना है, उन्हें हेलीकॉप्टर्स की सैर करवानी है, उन्हें टैंक्स दिखाने हैं, उन्हें तोपखाना दिखाना है, उन्हें मिलिट्री की गाड़ियों में झूले देने हैं, उन्हें छोटे मोटे जो लाइटर जो हथियार होते हैं, बंदूकें होती हैं, उनसे फायर शायर भी करवाना है। उनको ज़रा भरपूर एक, जैसे सफारी ट्रिप करते हैं ना आप, ऐसे अस्करी ट्रिप, उनको एक बेहतरीन किस्म का फौजी किस्म का ट्रिप करवाना है ताकि वो बड़े खुश हो जाएं। फिर उन्हें अच्छी हाई टी करवानी है या अच्छा एक्सपेंसिव लंच करवाना है, और उसके बाद जब वो लंच कर बैठे, उनका शुगर लेवल ठीक हो, थोड़ी सी गुनूदगी भी आ रही हो, कंफर्टेबल हो, फिर उन्हें एक सेमिनार रूम में बिठाकर उन्हें एक लेक्चर देना है। और उन्हें एक लेक्चर ब्रिगेडियर साहब देंगे या मेजर जनरल साहब देंगे, और वो बताएंगे कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमने इलेक्शन में कुछ नहीं किया, हमारे खिलाफ ये सारा प्रोपेगेंडा है, सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की फौज के वो दुश्मन हैं, ये उन्हें बताया जाएगा। अब मसला इसमें एक है, ये है तो सब कुछ बहुत अच्छा, ये प्लान बड़ा ज़बरदस्त है अगर देखने में लगे। इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स को पहले इनवाइट किया जाता है, उनको फिर, और जाहिर है फ़ौज हमारी है, जैसे मैंने आपको कहा, हम सबको अपनी फ़ौज पे बड़ा फ़ख्र है, अपने फ़ौज के तमाम एसेट्स पर बड़ा फ़ख्र है, हमें अपनी फ़ौज की पेशा वराना तरबियत पर भी फ़ख्र है, हमें अपनी फ़ौज के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक हैं, उन पर भी, लेकिन हमें अपनी, हमारी जब फ़ौज के टॉप के जनरल्स इलेक्शन लूटते हैं उस पर हमें फ़ख्र नहीं है। जब कैमरे लगाए जाते हैं और लोगों को उठाया जाता है और नंगा किया जाता है, जब सबसे बड़े लीडर को आर्मी चीफ के अहकामात पर गिरेबान से पकड़ा जाता है, उस पर तो ज़ाहिर है हमें फ़ख्र नहीं है। लेकिन बहरहाल ये स्टूडेंट्स जब जाते हैं, इनको ये सारा माहौल जब दिखाया जाता है तो वो खुश होते हैं। लेकिन मुसीबत एक है, ये तमाम स्टूडेंट्स या कॉलेज लेवल के हैं या यूनिवर्सिटी लेवल के, इन्होंने या तो खुद वोट डाला हुआ है या इन्होंने वोट डलते हुए देखा हुआ है, ये छोटे बच्चे नहीं हैं। अब जब सब कुछ करने के बाद बात यहां से शुरू की जाती कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो जो रिश्ता आपका बन रहा होता है ना, जो आपने उन्हें कार्ब्स भी खिलाए होते हैं, प्रोटीन भी खिलाई होती है, फैट्स भी खिलाई होती हैं, झूले भी दिए होते हैं, इंटरेक्ट भी करवाया होता है, पूरा आपने एक माहौल बनाया होता है, और उसके बाद वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, कोजी फील कर रहे होते हैं। जैसे ही मामला झूठ से शुरू होता है, वो आपसे फिर बदजन हो जाते हैं, क्योंकि आपका स्टार्ट ही गलत बयानी से होता है। आप कहते हैं हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, उनका आपने वोट चोरी किया हुआ है, उनसे ज़्यादा किसको पता है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है 8 फरवरी 2024 को आपको उनका वोट चुराते हुए। इसलिए जब ये मामला वहाँ पर जाके ये रब्त, ये तार झूठ से जुड़ती है, गलत बयानी से, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको पेशगी बता देता हूँ कि इस पर जितने भी नंबर ऑफ आवर्स आप ज़ाया कर रहे हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें से कुछ नहीं निकलना। ये बयानियां आप हार चुके हैं सोशल मीडिया पर भी, और बेशक आप एंगेज करके देख लें, इसका एक ही तरीका है, कोई इसमें आपकी बदनामी भी नहीं, गुस्सा ना कर लें। या आप हारना जो है, अगर आप अपने बच्चे से, भाई से, अपने घर के लोगों से हारें तो उसमें बदनामी नहीं है। हाँ, जब आप दुश्मन से हारें तो उसमें बदनामी है। तो अगर आप घर में हारे हैं तो उसके लिए कोर्स करेक्शन कीजिए, अपने आप को सियासत से वाक़तन बाहर कीजिए, अपने आप को ज़राअत से बाहर कीजिए, अपने आप को कारोबार से बाहर कीजिए, अपने आप को ये जो स्टेट क्राफ्ट की मनूवरिंग है इससे बाहर कीजिए, अपने आप को अदलिया के मामला से बाहर कीजिए, अपने आप को मीडिया को गैग करने से बाहर कीजिए, और वापस बैरक्स में जाके अपना काम जो आपका सरहदों का दिफा है उस पर कीजिए। ये सारी कौम आपके साथ खड़ी थी, खड़ी रहेगी और हमेशा खड़ी होगी। लेकिन जब तक आप ये वाली बात गलत बयानी करेंगे, कोई इसको सुनने को तैयार नहीं है। मतलब इसी में एक और ख़बर है, और वो भी मैं आपको इंटरेस्टिंग खबर दे देता हूँ। वो ये है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, माजी में वो टॉप डिप्लोमेट भी रहे हैं, बहुत खुश शक्ल भी हैं, और बहुत अमीर आदमी भी हैं, और वो बहुत ही बड़े, आप ये कह सकते हैं कि शायद अमेरिका में भी अहम ओहदे पर पहले किसी न किसी तरह से रह चुके हैं, और अच्छे आदमी हैं, मैं ये कहूँगा। कोई बुरी बात उनके बारे में मैं नहीं कह रहा, मीन ज़हीन भी हैं, वो खुश शक्ल भी हैं, और पैसा भी काफ़ी है। उनको अब रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने, कि आप ज़रा हमारी साइड का बयानिया है वो भी अमेरिका में जो पाकिस्तानी है उनको दें, क्योंकि असल जंग जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी बयानिए के महाज पर, एक तरफ तो जाहिर है पाकिस्तान की जो माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग, सब ने 8 फरवरी को जो जंग लड़ी है, जो वोट डाला और वहाँ शिकस्त दी, फिर सोशल मीडिया पर जो नौजवानों ने और बुज़ुर्गों ने भी और माओं ने, बहनों ने, सब ने जो जंग लड़ी है वो भी है। लेकिन एक जंग जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी लड़ रहा है, और ख़ुसूसन अमेरिका के अंदर
تو ایک سابق ہیں، بہت ہی چالاک شخصیت ہیں، جنرل باجوہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا، جنرل باجوہ ان کو پیسہ بھی دیتے رہے، سننے میں یہ آیا ہے، رپورٹڈلی کہہ سکتے ہیں جنرل باجوہ نے انہیں بہت پیسہ بھی دیا کہ آپ امریکہ بہادر کے سامنے ہمارا کام کریں ان کو، اور یہ جو بزنس مین ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ ہمارا جو بیانیہ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا عوام سے شیئر کریں، اور امریکہ کے اندر جو اوورسیز پاکستانی بالکل یک طرفہ سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو، اس سے انہیں باہر نکالیے۔ اب میری اطلاعات ہیں کہ اس سلسلے میں امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یا تو کوئی تھنک ٹینک بنائے جائیں گے، یا کوئی چیئرز بنائی جائیں گی آنے والے ٹائم میں، یا کوئی بڑی بڑی کانفرنسز کروائی جائیں گی، یا کوئی پاک پیک کی طرح کا کوئی ادارہ بنایا جائے گا۔ ابھی مجھے نہیں پتا کیا کیا جائے گا، لیکن یہ سمجھ آ گئی، جو سمجھنے والے ہیں آپ سب کو تو سمجھ نہیں آئے گی، اور میں نام کسی وجہ سے نہیں لے رہا، کسی ڈر کی وجہ سے نہیں لے رہا، لیگل آبلیگیشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میں نام نہیں لے رہا۔ تو لوگوں کو سمجھ آنے والوں کو سمجھ آ گئی کہ میں کس بزنس مین کی بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو نہیں آئی تو اگلے چند دن میں آ جائے گی جب معاملات کھلیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک ایکس ڈپلومیٹ ہے جن کی میں نے بات کی ہے، جن سے اب یہ ریکویسٹ کی گئی ہے، شاید دونوں ڈپلومیٹ ہے یا کیا ہے، اس بات کو چھوڑتے ہیں، لیکن اب آپ کو اگلے چند دن میں امریکہ میں کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ میرے سورسز مجھے انفارم کر رہے ہیں، ابھی تک میرے علم میں نہیں کہ کچھ شروع کیا گیا کنکریٹ، لیکن پلاننگ کر لی گئی ہے، جیسے ہی کچھ ہوا وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ ہاں، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 1 2 3 لوگ نیوٹرل رکھنے ہیں بیچ میں، یا ایون پرو پی ٹی آئی بھی رکھنے ہیں، تاکہ واضح طور پر یہ نظر نہ آئے کہ یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ ایک سائڈ کا بیانیہ ہے، اس میں دوسرے سائڈ کا بیانیہ کو بھی رکھنا ہے تاکہ تھوڑا سا بیلنس رہے۔ اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی میں سے یا جو پرو پی ٹی آئی بیانیہ اس میں کرہ کس کا نکلتا ہے، وہ کیا معید پیرزادہ، صابر شاکر، شہباز گل یا کسی اور کو ایسے کسی تھنک ٹینک یا کسی چیز میں انوائٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال میرے سورس نے یہ خبر دی تھی تو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ اب امریکہ میں یہ کام جو ہے وہ چل نکلا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ یا کسی بڑی یونیورسٹی میں تھنک ٹینک بنتا نظر آئے گا، یا کوئی بڑا فورم پاک پیک کی طرح کا، یا کوئی بڑی کانفرنس، یا کوئی بڑا سیمینار، یا کوئی بڑا چیئر، یا کوئی بڑا فنڈ کریٹ ہوتا ہوا کچھ۔ آپ کو اگر اگلے 15-20 دن مہینے میں کوئی ایسی اناؤنسمنٹ آتی ہے یا پتہ چلتا ہے تو پھر باقی باتیں آپ خود ہی سمجھ لیجیے گا۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے $240 ملین کا گوادر ایئرپورٹ، نہ کوئی فلائٹ نہ کوئی پیسنجر۔ جی ہاں، سی پیک کا منجر اتنے سال بیچنے والے اب ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ یہ $240 ملین کا یہ جو ٹیکہ لگایا قوم کو گوادر ایئرپورٹ میں، یہ نہیں کہہ رہا نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن اگر ضرورت ہوتی تو بننا چاہیے تھا، یا اگر بنایا تو پھر وہاں پر فلائٹس بھی چلائیں۔ یہ اب نہ وہاں پر کوئی فلائٹ ہے نہ وہاں کوئی پیسنجر ہے، بلکہ وہ علاقہ غیر بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس کی سیکیورٹی اب آپ نے پیسہ لگا دیا ایئرپورٹ پر اتنا سارا، اور اب آپ نے وہاں پر سیکیور کرنا ہے تو کسی کو ادھر جانے نہیں دیتے۔ تو یہ جو نون لیگ سی پیک کرتی تھی اور تھکتی نہیں تھی، اب ذرا بتائیں نا، یہ سی پیک کا ایک اہم پروجیکٹ تھا، اس پر کوئی فلائٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ گوسٹ ایئرپورٹ کیوں ہے؟ $240 ملین لگے ہیں۔ چائنا کو بیوقوف بنایا ہم نے، ان کا پیسہ لگوایا ہے، یا قرضے پر؟ ظاہر ہے وہ تو نہیں لگائیں گے، قرضے پر انہوں نے اگر لگایا تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیا دو نمبری ہے ساری؟ اس کے اوپر قوم کو جواب چاہیے۔ شاید اسی لیے ہم انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں دشمنا سن، تم پر زندگی ہم جو ہے زندگی نہیں بلکہ زمین تنگ کر دیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا سوال پوچھتا ہے کہ بھائی $240 ملین لگا کر آپ نے گوادر ایئرپورٹ بنایا ہے، تو اس پر نہ کوئی پیسنجر ہے نہ فلائٹ ہے، یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ اس کے پیچھے معاملہ جو ہے وہ ہے کیا؟ اگلی خبر نیو یارک سے ہے۔ نیو یارک سٹی کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی نئی پالیسی کے تحت جو پی آئی اے کا روزویلٹ ہوٹل تھا اس کی جو $220 ملین انکم آنی تھی، لیز ایک ہوئی تھی جس میں الیگل امیگرینٹس کو ٹھہرایا جاتا تھا، اب کیونکہ ٹرمپ نے وہ کینسل کر دی ہے الیگل امیگرینٹس کی وہ سارا جو سسٹم تھا، اس کو ایلان مسک بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی، تو اب نیو یارک سٹی نے شاید وہ لیز بھی کینسل کر دی ہے۔ بڑا دھچکا ہے، ایک $220 ملین کی جو انویسٹمنٹ یا ایک انکم آ رہی تھی وہ اب ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اگلی خبر جو میں نے کوئکلی آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر میرے سے اپنے سے ریلیٹڈ ہے۔ کل ایک نون لیگ کے میں انہیں ڈیجیٹل دلال ہی کہوں گا، ڈیجیٹل دلال نما ایک صحافی ہیں، وہ اچانک انہوں نے ایک خبر دی کہ شہباز گل نے جو شریف میڈیکل ہاسپٹل ہے اس سے خیرات میں علاج کروایا۔
अच्छा, मुझे भी याद ना आया कि मैंने, अल्लाह ने सेहत दी हुई है, कोई ऐसा मामला नहीं कि मुझे शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़े इलाज करवाने के लिए। तो मुझे याद आया कि आज से शायद 15 16 या 18 साल पहले, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं कितने साल हो गए हैं उस बात को, जब मैंने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, जो कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फेडरल मिनिस्ट्री, उसके अंडर ये यूनिवर्सिटी आती है कॉमसेट्स, उसमें जब मैंने अपनी पीएचडी के बाद थोड़ी देर के लिए सर्व किया था और उसमें मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया, तो वो बिल्कुल शरीफ मेडिकल कॉलेज कह दिया, मेडिकल हॉस्पिटल जो है रायवंड में, वो कॉमसेट्स भी लाहौर में रायवंड रोड के ऊपर है, और वो दोनों एक दूसरे से कोई 2 4 5 किलोमीटर में बिल्कुल करीब है। उनके शायद करीब तरीन बड़ा हॉस्पिटल जो है वो शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल ही था। तो जब वहाँ पर ज्वाइन करना था तो पता चला कि कोई प्रोफेसर हो भले या कोई और एम्प्लॉई हो कॉमसेट्स में, जिसने भी ज्वाइन करना है उसे अपना मेडिकल करवा कर ज्वाइन करना पड़ता है, और मेडिकल के पैसे उसी ने देने हैं। जिसका मेडिकल हो रहा होगा वही मेडिकल के पैसे देगा। तो जाहिर है, क्योंकि उनके पैनल पर कह लें या उनकी रिक्वायरमेंट थी ही वो एक हॉस्पिटल, और ये मैं आपको आज से कोई कम अज़ कम भी सेफली मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कम से कम 15 16 17 साल पुरानी बात है। तो मुझे उन्होंने बताया कि जी यही हॉस्पिटल है जहाँ से आपने करवाना है, और इतने पैसे लगेंगे, आप जाइए पैसे दीजिए और वो आपको मेडिकल कर देंगे। मुझे अभी भी याद है, वहाँ पर एक प्रोफेसर जो पहले से सर्व कर रहे थे वो मेरे साथ गए, क्योंकि मैं तो वहाँ ज्वाइन कर रहा था, और उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई, वहाँ पर हम गए, पैसे जमा करवाए, उन्होंने मेरा जो भी एक तिबी मुआयना होता है बेसिक सा वो किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, उस पर तस्वीर लगाई, वो जो एक पूरा प्रोसेस होता है पाकिस्तान में जो लोग समझते हैं कि जी ये मेडिकली फ़िट हैं, और आकर मैंने वो एक खाना पूरी कह लें, उसे एक ज़ाब्ते की कार्रवाई कह लें, कि वो मेडिकल जमा करवाया और मेरी ज्वाइनिंग हो गई, सरकारी नौकरी की जैसे ज्वाइनिंग होती है। फिर दूसरी उन्होंने शर्त रखी, मुझे अभी भी याद है, कि आप फ़लाँ बैंक में अकाउंट खुलवाएं और हम सैलरी सिर्फ उस बैंक में जमा करवाते हैं। मैंने उन्हें ये कहा कि मेरा पहले से फ़लाँ बैंक में अकाउंट है, तो उसमें उन्होंने कहा नहीं जी, जैसे मेडिकल हम सिर्फ उसी हॉस्पिटल से करवाते हैं, सैलरी भी उसी, वो भी एक प्राइवेट बैंक था, और वो ज़रा थोड़ा छोटा बैंक था मेरे ख्याल में साइज़ में, बहुत ज़्यादा उसकी ब्रांचेज़ नहीं थी, मेरा उसमें अकाउंट नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा तो वो भी मुझे याद है अभी तक कि वो रायवंड रोड के ऊपर ही वो बैंक की ब्रांच भी थी, और मैं गया और वहाँ पर मैंने अपना अकाउंट खुलवाया। तो ये दो चीज़ें मुझे वहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए, अपनी मुलाजमत के सिलसिले में, मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था, ये दो चीज़ें करनी पड़ी। अब वो जो दलाल नमा सहाफ़ी, आजकल सहाफ़ी तो नहीं है माजरत, डिजिटल दलाल जो ये है, दलाल चले ये गुस्सा कर लेते हैं, डीलर कह लें, ब्रोकर कह लें, इन्हें अंग्रेज़ी में जो भी कहना है, उसने पहले तो वो जो शरीफ मेडिकल सेंटर से वो जो मेडिकल मैंने अपने पैसे दे के करवाया था वो निकाला, और फिर उसके ऊपर ये क्लेम किया कि मैंने खैरात में वहाँ पर इलाज करवाया है। लख दी लानत है वैसे आपके ऐसे जर्नलिज्म पर, लेकिन मैं इस एक बात पर अब पहुँचा हूँ कि ये जो फवाद चौधरी चंद लोगों को चपेड़े मारते हैं, वैसे इतनी गलत भी नहीं मारते। मैं वैसे इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि हर एक की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी भी है, दूसरे की भी है, लेकिन मेरा ख्याल कुछ लोग फिर ये समझते हैं कि शायद यही एक रास्ता है, और उन लोगों की शायद दुरुस्तगी भी शायद इसी रास्ते से हो सकती है, क्योंकि कोई और उनके अंदर ना तमीज़ है, उसको पता है कि ये क्या है, जिसने वो डॉक्यूमेंट उसे दिया उसे पता है कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये इलाज नहीं हुआ, लेकिन उसने बहरहाल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उनकी मंतकी और है, चलें ये वक्त ख़त्म हो जाना है, वक्त एक जैसा नहीं रहना, ये जब वक्त आएगा तो चले फिर उसके बाद देखेंगे, आपको भी देखेंगे, आपके जर्नलिज्म को भी देखेंगे, उस वक्त की बात छोड़ते हैं। तो ये आपके लिए मैंने बता रहा था, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा कल परसों से चलाया गया था। अब आप में से कई कहेंगे कि क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्यों, वो हो सकता है आप अक्लमंद हों आपके लिए, लेकिन आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि सभी लोग आपकी तरह के नहीं होते। तो कई दफ़ा चीज़ों को इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसा झूठ मानकर भी बैठ जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है शहबाज गिल का, तो ज़रूर इलाज करवाया होगा। तो अगर मैं नहीं बताऊंगा, नहीं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो अपनी मासूमियत में कह लें, भोलपन में कह लें, किसी और बात में कह लें, वो ये झूठ मान लेंगे, और इसीलिए ये लोग झूठ बोलते हैं। ये जो काकरोचेज हैं ना, ये पनपते ही गंदगी में हैं, तो इनका तरीका ये है, वो स्क्रीनशॉट लेते हैं अपनी कार्रवाई का और फिर इन मालकों को दिखा के वहाँ से माल पानी लेते हैं, और यही इनका तरीका वारदात है। तो इसलिए इनको एक्सपोज करना या इनका जो आप पर अटैक हो उसका जवाब देना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।